रिश्तों की डोर। परिवार की बगिया में सिर्फ फूल ही नहीं होते, ढेर सारे कांटे भी होते हैं। परिवार के सदस्य कभी सुख के सागर में गोता लगाते हैं तो कई बार मुसीबतों के भंवर में फंसकर बेचारे खून के आंसू रोते हैं। परिवार वो इकाई है जो एक से एक मिलकर 11 की संख्या का बोध ही नहीं कराती, बल्कि प्रेम, सहयोग एवं सद्भावनात्मक एकता को मजबूत भी करती है। आज इन्हीं भावों से मिश्रित यह कहानी है रिश्तों की डोर। सारा सामान बिखरा हुआ है। उफ, कमरे की हालत देखो, ये बच्चे भी कब बड़े होंगे। अरे बेड की हालत तो देखो। वृंदा लगातार बड़बड़ा रही थी। साहिल, जब तुमने बच्चों में आदत नहीं डाली काम करने की तो अब कहने से क्या फ़ायदा। और देखो, आज संडे है, प्लीज़ रहने दो। सामान बिखरा हुआ है तो बिखरे रहने दो बच्चों के कमरे का। तुम एक तरफ परेशान होती हो, दूसरी ओर उनके कमरे के सामान को समेट भी देती हो, फिर वह कैसे सीखेंगे। कोई नई बात नहीं थी। अक्सर संडे को ही सारा परिवार मिलकर सुबह का नाश्ता करता था। दूसरे दिन में तो वृंदा अपने ऑफिस, साहिल अपने ऑफिस और दोनों बच्चे अपने स्कूल। वृंदा और साहिल की अपनी मर्जी से शादी हुई थी। दोनों ही बहुत समझदार थे, पर घर गृहस्थी के 12 वर्षों में जबकि अब थोड़ा सुकून आया था, वृंदा को लगता था कहाँ कोई गलती हो गई जो। आज जबकि बेटा 11 साल का है, बेटी 10 की, फिर भी उसे उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। शायद ये उसे लाड़ प्यार का ही परिणाम है, क्योंकि साहिल हमेशा ही जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हों कहता, देखा मेरे बच्चे हैं, मुझ पर गए हैं, कह के वृंदा को चिढ़ाते थे। और जब यही बच्चे कोई गलती करते तो सारा ठिकरा वृंदा के सिर पर फूटता। खैर, वृंदा का बेटा उदित और बेटी शालिनी पढ़ने लिखने में अच्छे थे, समझदार थे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे, पर सिवाय पढ़ाई के उन्हें कुछ और नहीं सूझता था। इस कारण दोनों अंतर्मुखी किस्म के हो गए। यही चिंता वृंदा को खाए जाती कि आज के समय में तेज तर्रार बच्चों का जमाना है, पर क्या किया जा सकता है। वृंदा को लगता था कि बच्चों के होने के बाद काश वह नौकरी ना करती तो ठीक होता। वह अपने बच्चों को ज़्यादा समय दे पाती। बच्चे शुरू से ही डे केयर सेंटर में ना छोड़ती तो शायद आज ये हाल ना होते। पर उस समय के हालत ही कुछ ऐसे थे कि उसे लिमिटेड फर्म में अच्छी तनख्वाह मिलती थी, पर साहिल उस समय जिस कंपनी में काम कर रहे थे वह बहुत कम तनख्वाह देती थी। खैर, शुरू में जैसे तैसे घर गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी। इसी बीच घर परिवार, ऑफिस, बच्चे, डे केयर सेंटर की दौड़ भाग में वक्त का पहिया कैसे चला। और 12 साल के बाद अब वृंदा को लगने लगा कुछ तो गलत हो रहा है। जो हुआ सो हुआ। अब बढ़ते हुए बच्चों को सेंटर में छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि शालिनी बहुत गुमसुम सी दिखती थी, जैसे वहाँ कोई। उफ, कितना भयानक सा एहसास उसके जहन में आया था। और उसी रात खाना खाने के बाद वृंदा ने साहिल को कहा, सुनो, इन दिनों शालिनी कितनी चुपचाप दिखती है। 3 बजे से 7 बजे तक डे केयर सेंटर में रहकर हमारे बच्चे कहीं। साहिल, तुम भी वृंदा, अरे ये बच्चे बचपन से वहाँ जाते हैं और हमारे बच्चे ही नहीं, बहुत से लोगों के बच्चे वहाँ पर होते हैं, और इतने सालों बाद तुम। अभी साहिल की बात पूरी नहीं हुई थी कि वृंदा ने कहना शुरू कर दिया, साहिल, शालिनी हमेशा से चुपचाप नहीं रहती थी, इन दिनों वो ज़्यादा चुपचाप रहती है। उदित तो पहले भी कम ही बात करता है,
इसलिए कह रही हूँ। साहिल, वृंदा, तुम प्यार से शालिनी से कहोगी तो वह ज़रूर बताएगी कि वह स्कूल से या डे केयर से कहाँ से परेशान है। ठीक है, अब सो जाओ, कल फिर ऑफिस। वृंदा ने कहा, कल फ्राइडे है, मैं छुट्टी ले रही हूँ। बच्चों के भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर सेकेंड सैटरडे उनकी भी छुट्टी। ये 3 दिन मैं बच्चों के साथ ही रहूँगी। और सुनो, मैं बच्चों के कमरे में ही शालिनी के साथ सोने जा रही हूँ। साहिल मन ही मन सोच रहा था कि वृंदा जो कर रही है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। रात को ही शालिनी और उदित खुश हो गए कि कल स्कूल और डे केयर सेंटर नहीं जाना और 3 दिन मम्मी घर में, फिर तो डे केयर में काम करने वाले भैया से पाला नहीं पड़ेगा। उसी रात को शालिनी को जब वृंदा ने प्यार से गोद में बिठाया तो शालिनी कहने लगी, मम्मा, वो जो भैया है ना डे केयर वाले, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, वो बहुत गंदे हैं। वह उदित भैया को भी अच्छे नहीं लगते। शालिनी की बात सुनकर वृंदा को कुछ कुछ समझ आ रहा था। तब प्यार से उदित के बालों पर हाथ फेरते हुए वृंदा ने कहा, उदित बेटे, ये शालिनी क्या कह रही है? और ये कौन से भैया हैं? पहले तो वहाँ नहीं रहते थे। तब उदित के चेहरे के रंग को देखकर वृंदा को लगा कि सचमुच बहुत कुछ गलत हो रहा है। उदित बोला, मम्मा, वह ऋतिक भैया हैं। वह केयर सेंटर में अभी 2 हफ्ते से काम करने आए हैं। पहले तो वहाँ मीता आंटी काम करती थी, पर अभी वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई है। वृंदा ने कहा, वह भैया तुम्हें मारते हैं, तुम्हें डांटते हैं, या फिर वृंदा चुप हो गई। तब उदित ने कहा, मम्मा, वो डांटते नहीं हैं, बल्कि जब सेंटर में जो आंटी कुछ देर के लिए बाहर जाती है, तब भैया अपने मोबाइल पर गंदा सा कुछ दिखाते हैं छोटे बच्चों को। कल जब शालिनी के आगे इन्होंने मोबाइल किया हुआ था, तब मैंने भी देखा था मम्मा। बहुत खराब है वो ऋतिक भैया। वह जब भी सेंटर में आते हैं, किसी न किसी बच्चे के आगे मोबाइल में गंदा प्रोग्राम दिखाते हैं। मैं ही वहाँ सबसे बड़ा हूँ, बाकी बच्चे छोटे हैं, वह कुछ नहीं समझते मम्मा। मुझे दिन में स्कूल में बताया गया था चिल्ड्रन अब्यूसमेंट के बारे में, गुड टच और बैड टच के बारे में। ऋतिक भैया जब भी सेंटर में आते हैं, कोई भी सामान लेकर वह सेंटर में ज़रूर रुकते हैं, और जब भी सेंटर की आंटी इधर उधर होती है, वह अपने मोबाइल में बहुत गंदा गंदा देखते हैं और छोटे बच्चों को भी दिखाते हैं। वृंदा ये सारी बात सुन रही थी और उसके पाँव के तले की ज़मीन मानो खिसक रही थी। वह पसीने पसीने हो रही थी। उसने दोनों बच्चों को अपने गले लगा लिया और कहा, अब ऋतिक भैया से डरने की ज़रूरत नहीं है बेटे। मैं और तुम्हारे पापा जल्दी ही कुछ करते हैं। और वृंदा साहिल को आवाज़ देती है, साहिल साहिल। साहिल को नींद भी नहीं आई हुई थी। वो दौड़ते हुए बच्चों के कमरे में आए। तब वृंदा ने साहिल को सारी बात बता दी और बच्चों को भी सुला दिया। वृंदा अभी भी संभली नहीं थी। उसका रोम रोम कांप सा रहा था। साहिल, क्या हम बच्चों को केयर सेंटर में ना भेजें? और अब वे बड़े भी हो गए हैं। स्कूल से वे अब सीधे घर आ सकते हैं, ताकि उस ऋतिक से छुटकारा मिल सके। तब साहिल ने कहा कि वृंदा, इस तरह से तो हम समस्या को और बड़ा कर रहे हैं। सेंटर के दूसरे बच्चों के बीच ऋतिक कल को कोई दूसरा बुरा काम कर सकता है। वैसे भी चाइल्ड अब्यूसमेंट की कोई भी घटना के लिए तुरंत ही शिकायत करनी चाहिए। और सुनो, कल मैं भी छुट्टी कर रहा हूँ। तुम बच्चों के साथ रहना। मैं सेंटर वाली आंटी से बात करता हूँ।
ऋतिक जिस दुकान से सामान लाता है उस दुकानदार से भी बात करूंगा और सबसे पहले उस ऋतिक को फोन के साथ रंगे हाथ पकड़ूंगा। जो वह बच्चों को दिखाता है वह अभी भी उसके मोबाइल में होगी, ताकि उस ऋतिक की गलत हरकतों पर रोक लगाया जा सके और उसकी शिकायत पुलिस में भी करूंगा। अगली सुबह बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें माँ अपने कमरे में दिखाई दी। उन्हें सबसे बड़ी खुशी ये थी कि सेंटर नहीं जाना है। शालिनी बहुत खुश थी कि ऋतिक भैया अब उन्हें गंदे वीडियो नहीं दिखाएंगे। उदित भी खुश था अपनी बहन शालिनी को खुश देखकर। वृंदा भी खुश थी कि अब उसके बच्चे खुश थे, पर वह मन ही मन सोच रही थी कि साहिल कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा। साहिल जब सेंटर पहुंचा तो उस समय सेंटर वाले आंटी भी वहीं थी। साहिल को देखकर आंटी पहले तो घबरा गई। तब साहिल ने आंटी को अपने विश्वास में लेके सारी बात बताई ऋतिक के बारे में। आंटी, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पीछे से ये लड़का इस तरह की गलत हरकत मेरे सेंटर के बच्चों के साथ। उफ, बहुत गलत। उसने मेरा विश्वास ही नहीं तोड़ा, मेरे सेंटर के बच्चों को भी मानसिक यातना दी है। साहिल चलो अभी उस दुकानदार के यहाँ। वैसे भी मीता कल रात ही अपने गांव से आ गई है। मीता जितना बच्चों का ख्याल रखती है उतना तो मैं भी नहीं करती। और सेंटर को मीता के हवाले करके आंटी और साहिल दुकानदार के यहाँ चले गए। वहाँ ऋतिक काम करते हुए दिख गया। साहिल ने इसी बीच पुलिस को भी फोन करके वहीं बुला लिया। दुकानदार को भी सारी बात जब पता लगी कि ऋतिक ने कितनी गलत हरकत की, वो भी बच्चों के साथ। दुकानदार, ऐसे गंदे लड़कों को मैं भी काम पर नहीं रखूँगा। उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। कुछ ही समय बाद पुलिस भी आ गई और ऋतिक को कस्टडी में ले लिया गया। उसके फ़ोन को भी, जिसमें बहुत सी अश्लील साइट्स थी जिन्हें वो बच्चों को दिखाता था। सेंटर की आंटी साहिल से माफ़ी मांगते हुए बोली, बेटे, मेरे सेंटर में जो भी शालिनी के साथ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो तो अच्छा हुआ उदित की समझदारी से हमें जल्द ही ऋतिक की हरकतों का पता चल गया। साहिल, आंटी, आप ऐसा ना कहें। आप और मीता के भरोसे तो हम जैसे लोग अपने बच्चों को सेंटर में छोड़कर ऑफिस में आराम से काम करते हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना कहें। और हाँ आंटी, अभी कुछ दिनों के लिए शालिनी इस सदमे से उभरेगी, तब सेंटर में मैं उसे ज़रूर भेजूँगा। आंटी, समझ सकती हूँ बेटे, बहुत ही कम लोग होते हैं जो चाइल्ड एब्यूसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और तुमने ऋतिक के खिलाफ जो कदम उठाया वह शालिनी ही नहीं, सेंटर में जो 8 बच्चे और आते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा कदम है। साहिल, जब भी तुम्हें लगे कि बच्चे सेंटर आने के लिए तैयार हैं तुम भेज देना। बाकी अब तुम्हारा उदित बड़ा हो गया है। उसे स्कूल के बाद अब घर में रहने की 2-3 दिन की ट्रेनिंग दोगे तो देखना वह अकेले शालिनी को भी देख लेगा। बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा उदित। साहिल, जी आंटी, अगर उदित कुछ न बताता तो शायद आज ऋतिक की सच्चाई का पता न लगता। सचमुच समझदार है उदित। अच्छा आंटी, नमस्ते कहकर साहिल घर की ओर चलने लगा। वह मन ही मन अब खुश था कि अब शालिनी का ध्यान उदित बहुत बढ़िया रख रहा सकता है और अब उसे सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर आकर वृंदा और बच्चों को सारी बात बताकर साहिल ने तसल्ली से खाना खाया।
शालिनी बहुत खुश थी। वह और उदित दोनों टीवी पर फिल्म देख रहे थे और दोनों बच्चों के चेहरे की खुशी को देखकर वृंदा और साहिल भी खुश थे। ऐसा लग रहा था कि खुशियों की इंद्रधनुषी रंग चारों ओर बिखर गए हैं। सारा परिवार एक साथ चहक रहा था। बहुत दिनों के बाद वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। साहिल मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। हे ईश्वर, मेरा परिवार हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।